घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। उत्तराखंड दैवीय त्रासदी में अब तक 200 से ज्यादा की मौत, 50,000 से ज्यादा लोगों को अब भी बचाव और राहत का है इंतजार। सेना ने 40,000 लोगों को निकाला सुरक्षित। और सरकार के खिलाफ गुस्सा, लेकिन दरकार है बचाव और राहत। हमारे घरों में पानी घुस गया, हमारा सामान बह गया है सारा, हमें कोई सहायता नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही है। हम लोग रोड पे रह रहे हैं। रोड पे खाना, रोड पे सोना पड़ रहा है। यहाँ पुलिस लोग, सरकार लोग कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। आज हम फिर सबसे पहले चर्चा करेंगे जो बचाव और राहत जिसकी आवश्यकता है इस वक्त उत्तराखंड में दैवीय प्रकोप से जो लोग प्रभावित हैं, सबसे ज़्यादा अगर अभी इस वक्त आवश्यकता है तो उन्हें बचाव की आवश्यकता है, उन्हें राहत की आवश्यकता है। और हमारे साथ हरिकेश बहादुर हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ समीप शास्त्री जी हैं जो कि राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में और अन्य जगहों से, और चाहते हैं कि वो ये तमाम राहत और जो बचाव के लिए काम हो सकता है, किया जा सकता है, इस वक्त जिसकी ज़रूरत है वो उस प्रयास में जुटे हुए हैं। और समीप शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते भी हैं। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप सब लोग जानते हैं। सबसे पहले जो इस वक्त लोगों की आवश्यकता है उस पर क्या काम चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस तरह से लोग, अलग अलग तरह के लोग की क्या आवश्यकता है, आप खुद ही सुने। जो अब आप बीती सुना रहे हैं जो लोग, वो आप खुद देखें। ये आप बीती उन लोगों की जुबानी है जो लोग खुद वहाँ पे फंसे हुए थे, आज एक रिलीफ कैंप में आए हैं, या कहीं ना कहीं से निकल के किसी तरह से, किस तरह की उनकी क्या चाहते हैं वो आप देखें। मैं अभी जो है केदारनाथ नीचे से आ रहा हूँ, जो सरसी जो है हिमालय हिल सर्विस में काम करता था, एक कुकिंग का काम करता हूँ। खाने पीने के लिए लोग जो है मर रहे थे। हालात क्या है वहाँ के वो बता दीजिए। हाँ, हालात तो बहुत बुरी है मैम। किसी का परिवार गायब हुई है, किसी का बच्चे गायब हुई है, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं। मैं दिलीप कुमार मेरा नाम, मैं हिमालय हिल स्टाफ हूँ। मैं स्टाफ को खाना बनाया तो केदारनाथ में जो हमारा स्टाफ तो सारे बच गए। स्टाफ जो हिमालय हिल स्टाफ तो और को कोई पता नहीं, 2 लोग गए हिमालय जो हेलीकॉप्टर का स्टाफ, कोई 2 लोग गए, कोई 5 लोग गए, हमें नहीं दिखाई दे, सुनने में आया है। तो यात्री को तो पता नहीं कितना गए कितना बचे नहीं पता। कैसा वहाँ बड़े खराब थे, वहाँ कोई खाने का पीने का कोई बचाने वाला नहीं था। 18 तारीख तक वहाँ कोई भी 18-19 वहाँ तक नहीं था। वहाँ लाशें पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई खाने की वहाँ व्यवस्था नहीं थी, वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था। सारे बह गया पूरा, मकान मार्केट जितने भी थे सब बह गई वहाँ पर। कोई पता ही नहीं, बड़े बड़े पत्थर, सैकड़ों कुंटल पत्थर जो है बदन के बड़े बड़े पत्थर आए वहाँ पर। वहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा पानी के अंदर मतलब बहने के जैसे। ठीक है, कहाँ पर थे ये लोग जहाँ से अभी लेके आए? केदारनाथ। हाँ जी, हाँ। 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है, सब लोग परेशान है। हाँ नहीं, सब घबरा रहे थे। वहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा पानी के अंदर मतलब बहने के जैसे थे। अभी ठीक है। नहीं रो मत रो, देख कर भाई हो गया, भयानक हो गया रास्ता। मेरा नाम पद्मा है, मैं उड़ीसा से आया हूँ, लेकिन हम आंध्रा में हैं। इधर आने के बाद हम अच्छा लगता है, लेकिन हमारे हमके बाद आए हैं वो लोग को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। सोचने के भी रास्ता को देखकर बहुत डर गया। रास्ता को, मंदिर को देखने टीवी में बहुत दुख लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है। कोई नहीं हेल्प नहीं किया है। हमारे भगवान की कृपा से यहाँ आया है। हम भगवान की कृपा से यहाँ एपी भवन में रहने का। 6 दिन आप लोग एक जगह फंसी रही? हाँ, 6 दिन से बहुत भयानक स्थिति देखने का, जल नदी देखने के सब
जाने को देखने को लोगों को देखने के बहुत डर गया था हम। हमारे पीछे पीछे पानी आया, हमको इतना भय लगा कि बस हमारा कोई डूब जाएगा। हमारे पीछे जो बस से 20-25-30 बस वैसा ही वहाँ रह गया। आदमी चारों तरफ घेरे के रह गए पानी में, ना उसको पानी पीने के नहीं, खाने के नहीं, कुछ नहीं। हम लकीली सेव हो के भगवान की दया से उत्तरकाशी चला है। उत्तरकाशी में आते ही खाना पीना सब मिला, लेकिन पानी खाने के लिए नहीं। इसके बाद हमारा पानी के लिए, खाने के लिए इलेक्ट्रिक सब बंद हो गया। इसके बाद हम उत्तरकाशी के कलेक्टर को मिटिया, लेकिन वो किसी भी हमारे पास हेल्प किया नहीं, कोई कोऑपरेशन किया नहीं। वो बोला जब होगा मिलिट्री वाला ऊपर वाला को करेगा, इसके बाद तुम्हारे बात बोलेगा। हमारा कोई हेल्प नहीं किया। हम वैसा ही 6 दिन वैसा ही बैठे रहे खाने। हाँ दुकानदार के क्या हुआ कि जितना दिन बढ़ता है 6 दिन रहेगा, प्राइस रेट बढ़ा करते। एक बाल्टी को 50 रुपया खरीद कर हम वहाँ से नहाया। इलेक्ट्रिक नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं। लकीली लेकिन हमारा लाइफ पकड़ कर हम हमारा साथ रसोई वाला था, वही हमारा तरह किया। लेकिन कलेक्टर वहाँ पुलिस हमारे तरफ कोई उत्तराखंड का कोई पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर दे हैव नो कोऑपरेशन विथ अस, दे हैव ओनली मेकिंग फॉल्स कमिटमेंट्स। वो टाइम में हमने नदी के किनारे बहुत बिल्डिंग्स भी उसमें पड़ा हुआ है। सिनेमा सेटिंग से ऐसे वैसे नदी में पड़ा हुआ है। नदी में वो देख के हम भयानक हो गए, कैसे यहाँ से निकलने के लिए कैसे रास्ता छोड़ते हैं। वो भगवान की कृपा कैसे ऐसे छोड़ रहे हैं। खाना वगैरह कैसे खाया? खाना तो हमारा टूर मैनेजर है, वो टूर मैनेजर हमको अच्छा खिला दिया। नमस्ते ट्रैवल्स से गया, वो तो अच्छा खिला दिया। विजयवाड़ा वो तो अच्छा खिला दिया। हमारे साथ साथ वो आ रहा है वो। और पानी तो नहीं है, बिजली तो नहीं है ना। 2-3-4 दिन बिजली नहीं, इसलिए पानी के वास्ते नहीं है। पानी के वास्ते नहीं से वो पानी खरीद करके लाया। खरीद करके ला के सुबह रात को भी पानी लेके आके वो 6 दिन वाटार से वहाँ से आके इधर आंध्र भवन में आया। वो भगवान की कृपा से साथ हमारे साथ देते। हम हरिद्वार से निकले हैं, वो बीच में 20 जगह पड़ा हुआ है, रास्ता अच्छा नहीं। वहाँ से हमारे बीच में आने होने तो 2 गाड़ी अंदर पड़ा। हम बहुत भगवान की कृपा से याद आए। अभी तक कोई शासन प्रशासन तो कोई यहाँ पे पहुँचा नहीं। 3-4 दिन सब भूखे हैं, प्यासे हैं। ना हमारे पास रहने की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना आने जाने की व्यवस्था, कुछ भी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। यहाँ पे महामारी का इतना भय बना हुआ है कि जो पशु यहीं दबे हुए हैं। इतने मतलब यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, खाने के लिए यहाँ पर खाद्य सामग्री अभी तक कुछ नहीं पहुँचा है। पानी की अव्यवस्था है, महामारी का डर है, लाइट की जो अव्यवस्था है, पानी साफ कुछ नहीं बचा, बिल्कुल कपड़े भी नहीं रहे अपने। कपड़े भी नहीं, तन में समय नहीं मिला है। कितना वैसे मकान था आपका? हमारे थे 7-8 कमरे थे, पूरी तरह क्षतिग्रस्त। तो आपकी कोई सरकारी नुमाइंदा, कोई सरकारी सहायता मिली है? कोई विभाग कोई यहाँ कोई देखने नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। विधायक साहब आए, उनकी मांग कर रखी है, देखो क्या क्या होता है। कुछ और कुछ नहीं था, अपने घरों को खाली कर दिया गया था। यहाँ से ऊपर जो है दोनों बीच में, गांव के बीच में जो है नदी आ रही थी, तो इधर ऊपर को भागे, उधर से उधर को ऊपर भागे। तो इस प्रकार की यहाँ पे उस दिन इतनी माहौल तमतमा रखा था कि जिसमें इतना भय बैठा हुआ था कि लोगों के पास और कुछ नहीं था, एक भागने के चारे के साथ, क्योंकि रात को लाइट भी नहीं थी। इस प्रकार का भयभीत माहौल था, जिससे कि पूरे गांव के लोग इतने प्रभावित हो चुके थे कि डर के मारे सिर्फ अपनी जान को बचाने की एक अपनी तमन्ना रख रहे थे कि कहीं से भी कोई भी बच्चा, बूढ़ा, जवान सब बचे। देखने को तो ये आप समझ लीजिए कि मैं मौत के मुंह से, जितने हम लोग थे मौत के मुंह से निकले हैं। हम अपनी लाइफ में पहली बार ये देखें कि मौत से हम निकल रहे, सामने मौत खड़ी है, हम उस कैसे निकले हैं, ये ऊपर वाले का शुक्रगुजार है। गोंदिया महाराष्ट्र के हम लोग। मेरा नाम दिनेश अग्रवाल है। जिस होटल में रुके थे वो होटल बह गई, जिस गाड़ियों में से गए थे हम वो जमीन दोष हो गई पूरी गाड़ियाँ। मौत के मंजूर से आ गए,
है ना। हमने ये तो हम अपने परिवार को सलाम कर लिया था कि हम जो भी जाएगा उसको बचा नहीं सकते। अब बहता हुआ मंजर देखा है, पूरा पहाड़ का पहाड़ रहता हुआ देखा है हमने। अब उस रात को भी फिर मंजर बहुत बुरी तरीके से हुआ, तो हमने रेस्क्यू मिलिट्री वालों के साथ रेस्क्यू होकर के हर्षिल पहुंचे, वहाँ एक रात रुके और दूसरे दिन हमारे भाई साहब को खबर आई तो वो यहाँ देहरादून आए, उनने प्राइवेट हेलीकॉप्टर किया और हमको रेस्क्यू 35 लोगों को किया। अभी 14 लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट को या अधिकारियों को ये भी नहीं मालूम कि कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं। और ये कहना कि एक टाइम लिमिट बांध देना कि अगले 2 दिन या 4 दिन में ही होने वाला है, वो ये नहीं होने वाला। ये आप उनसे सुन रहे हैं जो खुद उससे पीड़ित हैं, कह रहे हैं 1-2 दिन 4 दिन की बात नहीं है, उन्हें बचाव, सरकार को ये पता ही नहीं है, प्रशासन को ये पता ही नहीं है कि लोग कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि रास्ते और जो मौसम है दोनों कठिन है। मौसम जिस तरह का है, रास्ता जिस तरह से अब नहीं है, और लोग जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, इस तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलना अभी तमाम प्रशासनिक जो लोग हैं उन तक भी पहुँचना थोड़ा कठिन हो रहा होगा। हरिकेश जी, जो स्थिति है, आपसे शुरू करेंगे, इस वक्त की आवश्यकता क्या है? इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जो लोग बचे हुए हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं है, कहीं जंगल झाड़ी पहाड़ में कहीं होंगे जहाँ जाने के रास्ते नहीं हैं। हम तो पहाड़ों में घूमे हैं, बड़ा दुर्गम स्थिति है, जहाँ से सड़कें बनी होती हैं, बड़ी मुश्किल से तो सड़कें वो बनी होती हैं और उनके नीचे तमाम गहरी खाइयाँ होती हैं कई कई 100 मीटर की। वहाँ की जब सड़कें बिल्कुल ध्वस्त हो गई हों तो कम्युनिकेशन का साधन जो ट्रांसपोर्ट वगैरह का होता हो तो पैरालाइज हो गया है टोटल। हाँ, वो सब कुछ वहाँ पैरालाइज है और ऐसी परिस्थिति में पैरालाइज हो भी जाता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत तो ये है कि पहले ढूंढ करके, जैसा कि अभी एक साहब बता रहे थे कि अभी तो सरकार को या प्रशासन को ये भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कहाँ लोग फंसे होंगे, क्योंकि कुछ तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि आइडेंटिफाइड है कि यहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, बद्रीनाथ देख लीजिए, केदारनाथ देख लीजिए, और इसके अलावा छोटे मोटे कस्बे वगैरह बहुत सारे जो भागे हैं, जो गए हैं, तमाम जंगल झाड़ी पहाड़ियों में जो फंसे होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि हर जगह आप उन पहाड़ियों में तो हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ उतार भी नहीं सकते। हवाई जहाज़ों के तो कोई सवाल ही नहीं है, जहाँ तक हेलीकॉप्टर्स का सवाल वो भी नहीं हर जगह उतर सकते हैं। तो इसलिए ये एक बड़ी माने विकट समस्या पैदा हो गई है कि पहले इनको ढूंढ करके, वो चाहे सैटेलाइट के जरिए या कैसे भी देख करके, जो भी साइंटिफिक प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, उससे जितना मैक्सिमम हो पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि लोग फंसे कहाँ कहाँ हैं और उन्हें किस तरह से निकाला जाए। बड़ी कठिनाई के साथ उनको निकालने का भी काम हो रहा है। मैंने देखा कि नदियों के पार से एक पार से दूसरे पार ले जाने के लिए रस्सी पर कैसे कैसे उनको सेना और आईटीबीपी के लोग किस तरह से उनको निकाल रहे हैं, वो सब चीज़ें इतनी दुर्गम है, क्योंकि मैदानी इलाके का डिजास्टर को मैनेज करने का एक अलग स्थिति होती है। वहाँ का तो बड़ा ही मतलब एक विकराल रूप धारण कर लिया है। एरिया भले आप कहें कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 40,000 किलोमीटर एरिया है, टेरेन जो है वो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और दूसरा, कम्युनिकेशन के सारे चैनल सब, टावर्स वगैरह सब ध्वस्त हो गए हैं। तो पहला काम तो यह है कि पहले उनका बचाव किया जाए, उन्हें निकाल करके सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। और जो कहीं फंसे हुए हैं, अगर वो आइडेंटिफाई हो रहा है, दिखाई कहीं से दे रहे हैं, एक तो रात में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। 6 बजे शाम के बाद 5 दिन हो गए हैं, तो छठा दिन तो उनको खाना देने की सबसे पहले बात है, फूड पैकेट्स कैसे उनको दिया जाए ताकि वो सर्वाइव हो, उनकी जान बच जाए। कई दिन तक एक तरह से जो अनशन वगैरह लोग करते हैं, आमरण अनशन, तो बहुत सारे लोग तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद उनका तो सारा लगता है कि जैसे कभी इनकी जान ही नहीं बचेगी। कुछ लोग तो खैर 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन करते हैं, सभी तो नहीं कर सकते। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग गए हैं, तीर्थ यात्रा के ख्याल से लोग जाते हैं, तो ज़्यादातर एजेड लोग जाते हैं। राहत का काम ही करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, उनका बचाव करना, उनको भोजन सप्लाई करना, भोजन और पानी, ये चीज़। और उसमें बहुत से लोग बीमार पड़ रहे होंगे, दवा अब दवा के लिए वो डॉक्टर और कौन सी बीमारी हो रही है क्या है, वो तो बगैर डॉक्टर वगैरह के तो काम हो नहीं सकता। तो इसलिए एक विकट परिस्थिति है, उसमें अधिक से अधिक कोशिश पहले को यही होनी चाहिए कि कैसे उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पर लाया जाए, वहीं पर उनको सब कुछ दिया भी जा सके। लगातार खबरें आ रही है, लगातार सब तमाम चैनल आ भी रहे हैं। क्या जो खास करके फोकस इस वक्त है, आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल केंद्रित होकर सरकार या नागरिक या समाज सेवी संस्थाएं
ये तमाम लोग सिर्फ इसमें जुटे हुए हैं, पहुंच नहीं सकते समझ में। उसमें देरी हुई है, उस पर बाद में करूंगा। लेकिन आज जो सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसने कहा है कि आप लोग थोड़ा सा हमारा साथ दीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए, कल हम आप लोगों को बड़ी और अच्छी खबर देने वाले हैं। अगर प्रकृति ने साथ दिया तो, बारिश हो गई तो समस्या है। तो इसका अर्थ है कि सेना ने अपनी प्लानिंग पूरी की है, उन्होंने अपने हिसाब से अंदाजा लगा लिया है कि कैसे लोग हैं और हेलीकॉप्टर से उन सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर सेना कुछ कल बेहतर खबर देगी और देश में जो इस समय एक गम का और दुख का और साथ साथ क्षोभ का माहौल है वो घटेगा। देखिए, कोई भी आपदा होती है दुनिया में तो उसमें 3 ही पहला जरूरत होता है। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, पहला होता है सर्च करना, तलाश करना, रेस्क्यू, उसको बचाना और फिर राहत पहुंचाना। ये 3 चीजें ही होती है। उसमें सर्च पहला है। तो पहाड़ी क्षेत्र में थोड़े सर्च में कठिनाई हुई है, लेकिन अब लगभग पता चल गया है कि कहां कहां लोग जमे हुए हैं। इतना अंदाजा लग गया है कहां लाशें हैं, क्योंकि कल ही हम खबर पढ़ रहे थे कि उधर जो नेशनल डिसास्टर फोर्स के जो अधिकारी थे उन्होंने केदारनाथ से लेकर सारा दौरा किया है और उनको पता चला है कि कहां कहां लाशें हैं, कैसे हैं, तो वो कर रहे होंगे। लेकिन समय की आवश्यकता क्या है? देखिए, जब इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है तो मनुष्य के नाते जो हमारा कर्तव्य है पूरे देश का, पत्रकारों का, कि सबसे पहले तो हम संवेदना में शामिल हों। अभी जो जैसे आप कार्यक्रम आरंभ करने के पहले बोल रहे थे कि हमारी पहली आवश्यकता है कि संवेदना में शामिल हो। दूसरा यह है कि हम जहां भी हैं कितना क्या कर सकते हैं उतना करना, और साथ ही साथ देश भर में ऐसा वातावरण बनाना जिससे आत्मविश्वास पैदा हो कि चाहे त्रासदी जितनी बड़ी है हम इस पर काबू पा ही लेंगे और जो पीड़ित हैं उनके पीठ पर सबका हाथ है। ये अगर वातावरण बनता है ना सब जगह, आप अमेरिका में, जापान में देखिए, जब ऐसी आपदा आती है तो पहले राष्ट्रपति और बाकी लोग इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, एकदम चारों ओर से देश में माहौल बनता है कि पूरा देश वहां लगा हुआ है और वो फिर लोगों के अंदर आत्मविश्वास पहुंचता है। हमारे देश की समस्या है कि ये वातावरण हम नहीं बना पा रहे हैं। मीडिया के रूप में भी, बाकी संस्थाओं के रूप में भी हमारे यहां आलोचनाएं ज्यादा होती है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि इस घटना को समझने की जरूरत है कि ये इस घटना से फिर यह साबित हुआ है कि प्रकृति की जो गतिविधियां हैं उस पर नियंत्रण, उसका सामना करना मनुष्य के बस में नहीं है। गतिविधियां कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं प्रकृति की मार, प्रकृति का कहर। मार और कहर हमारे कारणों से बदलती है, ये प्रकृति की गतिविधियां। क्योंकि हम अगर विकास के जो आत्मघाती सोच है उसमें अगर हम पहाड़ों को चर्चा करेंगे, हम सुनिए ना, पहाड़ों को चर्चा करेंगे। मैं अभी उस पर चर्चा अलग से रखा जाएगा कि किस तरह से और क्यों प्रकृति के छेड़छाड़ से हमें जो दिक्कतें आ रही है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त हम चर्चा करना चाहते हैं, समीप शास्त्री जी हैं। समीप शास्त्री जी जो राहत पहुंचाने की सोच और समझ लेकर लगातार दिल्ली में या अन्य जगहों से वो सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोगों तक पहुंच पाए। अभी कितने लोग ऐसे आपके साथ जुड़ रहे हैं जो इस काम में आपके साथ उत्तराखंड पहुंचना चाहते हैं? लगभग अब हमारी टीम 50 लोगों की हो गई है जी। और मेरे को जहाँ तक अंदाज़ा है हम रविवार को सुबह करीबन 100 लोगों के साथ लगभग हफ्ता भर के लिए वहाँ पे वॉलंटियर्स की तरह मदद करने के लिए आर्मी के साथ जुड़ेंगे। तो कितना, कौन, कैसे कैसे लोग हैं? खुद से लोग आए हैं, आपसे जुड़े हैं जो चाहते हैं वहाँ जाके मदद करें? सोशल मीडिया के थ्रू और सारे फ्रेंड्स जितने हैं, यूथ जितनी हैं और जितने भी वर्किंग क्लास हैं हमारे कलीग्स, वो सारे ज्वाइन कर रहे हैं इस नोबल कॉज के लिए। तो इसमें जो सामग्री दे रहे हैं वो कौन लोग हैं? किस किस तरह की सहायता आपको मिल रही है? कैसे आप उसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? किन किन लोगों से आप सहायता मांग रहे हैं? क्या हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक कोई सहायता जो लोग पहुंचाना चाहते हो कैसे पहुंचाएं? हमारे 7 सेंटर पॉइंट्स हैं दिल्ली में जी, और 7 नॉर्थ दिल्ली में, सिविल लाइंस में, जीके में, साउथ दिल्ली में, साउथ वेस्ट में, बसंत कुंज में, गुड़गांव में, पालम बिहार में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए हैं और अपना नंबर सोशल मीडिया द्वारा सर्कुलेट किया है। और इसमें हम लोगों को डायरेक्ट रिस्पांस भी आया और हमारे फ्रेंड सर्कल से जो 1 किलो दे सकता था उसने 1 किलो राशन दिया है, जो पार्ले बिस्किट दे सकता था उसने पार्ले बिस्किट दिया है। तो जो जिस लेवल से कंट्रीब्यूट कर सकता था उसने, हर किसी ने अपने लेवल से कंट्रीब्यूट करा है और हमने 5000। तो राहत के लिए आप कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं? क्या किस तरह से लोगों तक आप पहुंच रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप तक पहुंचे? और आप पहुंचाने की क्या प्रक्रिया आप देख रहे हैं कि कैसे आप पहुंचाएंगे इन लोगों तक?
हम लोगों ने एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से बात करी है, वो कल हमारा सारा ट्रांसपोर्टेशन लेके उत्तराखंड किस जगह पे आप जाने वाले, कौन-कौन सी जगह है जहां पे बेस कैंप ले जाने के बाद जी बेस कैंप ले जाने के बाद रिवाड़ा करके एक जगह है जहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है देहरादून से जी, आर्मी का कैंप है वहाँ पे कर्नल से बात हुई है जो ऑपरेशन इंचार्ज हैं, वो सारा सामान वहाँ से ले लेंगे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर द्वारा जो पैकेट्स फूड ड्रॉप करने लायक है, रेडी टू ईट है, वो फूड ड्रॉप किया जाएगा और जो राशन है वो कैंप में यूज़ किया जाएगा क्योंकि 5 से 7 हज़ार लोग ऑलरेडी रिवाड़ा जगह पे ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। जी समीप, आप नज़र चूंकि बनाए हुए हैं, ये जानना चाहेंगे कि जब आप लोगों तक पहुंच रहे हैं राहत सामग्री के लिए तो रिस्पांस किस तरह का है लोगों का? रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है और वो यही चाहते थे कि कोई, मैंने जहां तक पेपरों में सब जगह देखा सब लोग अपना राहत फंड के तौर पे पहुंचा रहे हैं। और प्रोक्योरमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर कोई प्रोक्योर करके नहीं पैसा दे देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से या आर्मी से कि आप जाके मटेरियल खरीदे। इस समय अगर उसी चीज़ में अगर प्रोक्योरमेंट में बिजी हो जाएंगे तो रेस्क्यू क्या करेंगे जी। तो मेरा अंदाज़ा यही था कि अगर हम राशन पहुंचा देंगे तो जिस भी क्वांटिटी पे चाहे 1% ही सही मदद कर पाएँ या 0.1% हो, बट कोशिश ज़रूर करें अपने तरफ से। नहीं, सरकार के साथ साथ सामाजिक संगठनों का आपको क्या लगता है कितना इन्वॉल्वमेंट इस समय उत्तराखंड को लेके है? ये राष्ट्रीय आपदा है। मैं जैसे आम बच्चे बचपन में कहानी सुनते हैं महाभारत रामायण, वैसी मैंने सुनी अपने बाबूजी शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी की कहानी सुनी कि राष्ट्र में एक आपत्ति आई थी और अनाज कम था। सोमवार का व्रत उनने घोषित किया और सब पूरे राष्ट्र ने किया, जिसके कारण हमें अमेरिका के सामने घुटने नहीं झुकाने पड़े। वैसे ही अगर आज हम एकजुट होते हैं तो हम इस आपदा को आराम से, मतलब बिना किसी परेशानी के, हम पूरा का पूरा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर जापान हिरोशिमा नागासाकी के बाद वापस हरा भरा हो सकता है, उत्तराखंड तो ज़रूर हो सकता है क्योंकि हम 100 करोड़ हाथ एक साथ जुड़े हुए हैं जो अगर चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इस वक्त केंद्रित लोग होते हैं सरकार और प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन और सरकार किस तरह से काम कर रही है। नागरिक संगठनों को, सिविल सोसाइटीज को या फिर समाजसेवी संस्थानों को या हर एक व्यक्ति कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे जुड़ के इसमें आगे बढ़ा सकता है? हर एक अपने RW एसोसिएशन से बात करें, लोकल हर स्टेट में अपने आर्मी वाले सेंटर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए। हेल्पलाइन नंबर्स कंटिन्यूसली फ्लैश हो रहे हैं, उनको कांटेक्ट किया जाए। हर आम आदमी ये चाहे तो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये राहत की सामग्री आप खुद वहां पे आपके जो वॉलंटियर्स है वो लेके जाएंगे, बांटेंगे, या आप सरकार और संगठन और सेना की मदद लेके इसमें तमाम कोऑर्डिनेट करके इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? कोऑर्डिनेट करके ले जाएंगे, बट मैं पर्सनली संडे को खुद ट्रैवल कर रहा हूं और मैं हफ्ता भर खुद रहूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि जितना सामान हमने इकट्ठा किया और लोगों से आया है वो हम बांट सकें और हर एक इंसान को एक दाना जो हमने अपने इतनी श्रद्धा से इकट्ठा किया है वो हर एक आदमी को और दुआ मिल पाए और सारी। जी जी, एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। इस वक्त तमाम जो भी लोग आ भी रहे हैं वो शिकायत जाहिर है, चूँकि वो फंसे हुए थे कि प्रशासन के बारे में, सरकार के बारे में उम्मीद सरकार और प्रशासन से ही लोग करते हैं कि जहाँ पे भी इस तरह की स्थिति बने तो वो तुरंत वहाँ पे सरकारी जो प्रशासनिक विभाग के लोग हैं वहाँ पहुँचे, वहाँ उसको। लेकिन सरकार ऐसी आपदा, ऐसी विपत्ति, जब इस तरह के आपदा होते हैं तो क्या अकेले सरकार के लिए ये संभव है कि तमाम चीज़ों तक, लोगों तक पहुँच पाए? जैसे अब वहाँ ग्रामीण है, अब जो और वहाँ पे नागरिक हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको अकेले सरकार तो वैसे भी कुछ नहीं है। अगर आम जनता वोट ना करे तो सरकार कुछ भी नहीं है। साफ बात तो यह है, जब तक आम जनता साथ में ना जुड़ेगी तब तक सरकार कुछ कार्य नहीं कर सकती। तो उसमें यह है कि देखिए, सरकार से लोग अपेक्षा करते हैं क्योंकि सरकार वोट दे करके चुन के बनाते हैं। सरकार का एक बड़ा दायित्व है, ज़्यादा अधिकार होते हैं, ज़्यादा संसाधन होते हैं, सरकार के हाथ में बहुत सारा नियंत्रण होता है, इसलिए लोगों को एक रहता है कि सरकार को करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकार की भी सीमाओं से परे हो जाती हैं और उसमें पूरे देश को, उसके जितने देश के चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हैं, NGOs हैं,
दूसरे तरह की सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं। कोई इस तरह की जब त्रासदी आती है तो उसमें सबको मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह भी सरकार को शक्ति देती है, सरकार को मजबूत। उत्तराखंड से कोई है जो कुछ बात कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, उनकी बात हम पहले सुन लेते। जी क्या बात आप कहना चाहते हैं, बताएं। हेलो जी क्या कहना चाहती हैं, बताइए। आप कहाँ पे हैं, कौन सी बात आप पहुंचाना चाहते हैं? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जो हमारे आदमी घर पर पहुंचा। जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, क्या बोलना चाहती हैं? अजी हमारे आदमी इसमें फंसे हुए बद्रीनाथ में। आपके लोग फंसे हुए हैं बद्रीनाथ में? तो हमारे आदमियों को जी ऐसा है, बद्रीनाथ में जी फंसे हैं। आपके पति का कोई तस्वीर है, कुछ कोई तस्वीर है जिसको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा सके? परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, खाने पीने की परेशानी है। हाँ जी। कहाँ पे हैं इस वक्त आप? हाँ जी। कहाँ पे पहुंचे इस वक्त आप? हाँ जी, रुड़की से बोलते हैं। आप रुड़की पहुंच चुके हैं, वहां पे खाने पीने की परेशानी है। कहाँ रुके हुए हैं आप? बद्रीनाथ में जी हैं। अच्छा, जो बद्रीनाथ में रुके हुए उनको परेशानी हो रही है? हाँ जी, 5 आदमी है हमारे। 5 आदमी आपके कहाँ पे हैं वो बद्रीनाथ में? अभी उनका खाना पीने का इंतजाम करो। जी बहुत जी, ठीक है, ठीक। ये कह रहे हैं इनके पति और इनके 5 लोग परिवार के फंसे हुए बद्रीनाथ में, उनको खाने पीने का उनसे सब। अब बद्रीनाथ में वो जो जोशी मठ से होकर के वो सड़क जाती है, पूरा कंप्लीट डैमेज्ड है इस समय। तो जो भी इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन हो, करीब 10,000 लोग आज भी फंसे हुए हैं। आज की जब वो मैक्सिमम उनका एक ही संसाधन है कि वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से निकाला जाए, या और कोई तरीका अगर दिमाग में आता है तो उससे किया जा सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के अलावा कोई रास्ता तो सूझ नहीं रहा है। अगर एक चीज और है कि ऐसी चीज में अभी आलोचना का समय कम है, अभी आलोचना बाद में होगी। आलोचना तो होगी, भी कर सकते हैं, कारण का भी आप अभी लोगों के जो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उनके आलोचना करने की बड़ी क्षमता है, उनको इस समय अपनी ताकत ये लगानी चाहिए कुछ रास्ता सुझाने की, कि कौन से रास्ते अपनाए जाएं ताकि ये चीजें ठीक हो सकें, राहत कैसे, बचाव कैसे हो पाए, बचाव और राहत कैसे हो सके, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। और दिमाग का 2 काम है ना, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव दोनों तरह से चलता है। तो जरा इस समय कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ले लेने की जरूरत है। खासतौर से इंटेलेक्चुअल से मेरी विशेष प्रार्थना और अनुरोध है कि वो जरा सरकारों को बताएं, और ख़ासतौर से जब टेलीविज़न चैनल्स वगैरह हैं जिनके माध्यम से बातें सब तक पहुंचती हैं, तो कुछ रास्ते भी सुझाएं कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि सरकारी मशीनरी या तंत्र जो कुछ कर रहा हो उससे आगे भी कोई अच्छा सुझाव दे दे, तो उसका भी तो पालन किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय लोग कोऑर्डिनेट करें, सरकार की भी मदद करें, और सरकार में अगर कोई कमी है तो बाद में बताएंगे, उसका बहुत अवसर आएगा। उनकी खामियों को आप उजागर करें बाद में, अभी तत्कालिक रूप से तत्काल जहाँ राहत बचाव, क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं किस तरह से आप देख रहे होंगे, कहीं जहाँ चीफ मिनिस्टर गए हैं और मिनिस्टर वगैरह गए हैं, लोगों ने घेरा है उनको, तमाम कहा सुनी वाली बात किया है उनके साथ, तो तरह तरह की चीज़ें हो रही, क्योंकि लोगों में बेचैनी है, परेशानी है, तो अपना गुस्सा तो उन्हीं लोगों पर निकालेंगे जिनके हाथ में पूरी व्यवस्था उन्होंने सौंप रखी है। तो इसलिए वो गुस्सा तो हम समझते हैं जायज़ है, लेकिन उनकी उस गुस्से से ही उनका काम नहीं बनने वाला है। वो जो राहत दी जानी है उसको कैसे पहुंचाई जाए, उसको जितना त्वरित गति से, जितना ठीक ढंग से वहाँ तक पहुँचाया जा सके, उस पर पूरा कंसंट्रेशन इसमें होना चाहिए। और हम समझते हैं हमारी फ़ौज वगैरह के लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं वो, और कोऑर्डिनेशन का भी काम लगता है कि अब सुधर रहा है, संभल रहा है, लेकिन वही आइडेंटिफिकेशन करना अभी इस वक्त फोकस्ड रह के, बिल्कुल केंद्रित होकर बचाव और राहत, बचाव जो आप अवधेश जी कह रहे हैं, तलाश, बचाव और राहत, बिल्कुल ये 3 अभी बिल्कुल हमारे केंद्रित रह के, और फिर इसके बाद वातावरण, वो उस वातावरण को जहां पर की रेस्क्यू, जो बचाव है, पहले तलाश, फिर बचाव और फिर राहत, ये इस वक्त केंद्रित करने की जरूरत है। सबसे बड़ी विशेषता है कि अगर उसको सही ढंग से नेतृत्व दिया जाए बहुत सारी चीजों में, तो देश आपदाओं में एक होकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, लोगों की मदद बिल्कुल। करने के लिए मैंने इसको कई बार कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से मीडिया या हमारे चैनल या के दर्शक
या आम लोगों से आप कोई अपील करना चाहते हैं जिसके जरिए आप तमाम सामग्री लेकर लोगों तक पहुंच पाएं? मैं जैन टीवी के धन्यवाद बोलते हुए मैं ये साथ में बोलूँगा कि मेरा मोबाइल नंबर 9810047778 है और कोई भी दिल्ली से अगर कुछ भी सामान देना चाहे मुझे बेझिझक फ़ोन करे। मेरा नंबर 24 घंटे अवेलेबल है और ये कार्य मैं अभी नहीं, पूरा जब तक ये राहत चलेगी, चाहे ये 10 हफ्ते चले या पूरा साल भर चले, हमारी तरफ से, हमारे NGO की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा सहयोग उत्तराखंड को मिलता रहे। जी, हरिद्वार से कुछ बात कहना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं प्रशासन तक, सरकार तक, हम तक, क्या बात है बताएं आप, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप, बताएं क्या कहना चाहती हैं। हेलो जी बताइए जी सर, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी हमारे 3 आदमी बद्रीनाथ में फंसे हुए हैं, उनके लिए कुछ इंतजाम करिए। जी आपकी भी बात, आपके 3 लोग फंसे हुए हैं बद्रीनाथ में लगभग 8,000 से 10,000 लोग फंसे हुए हैं और सेना और तमाम तरह के प्रशासन, अलग अलग लोग उसे बचाने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद और आपकी आवाज उन तक पहुंच रही होगी जो लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। आप बिल्कुल धैर्य रखें। 2 दिनों के अंदर वहां से सेना कह रही कि 2 दिन में सारे लोगों को बचा करके ले आया जाएगा और आपकी बात पहुंच गई है। कुछ उनका होना चाहिए नहीं। जी चलिए, अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।